वाह माँ, क्या सब्जी बनाई है। हाँ भैया, सही कहा, गजब टेस्टी बनी है। मजा ही आ गया आज तो। अरे अब बस भी करो, इतने साल हो गए तुम लोगों को मेरे हाथ का खाना खाते हुए, और ये भी पता नहीं चला तुम्हें कि आज सब्जी मैंने नहीं पल्लवी ने बनाई है। हैं? पल्लवी ने? अरे वाह, सच में कमाल कर दिया बहन तूने तो। अपने भाइयों से तारीफ सुनकर पल्लवी भी खुश हो गई। ममता के तीनों बच्चों में पल्लवी सबसे छोटी थी। ममता का बड़ा बेटा सुरेश एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, जबकि छोटा बेटा रमेश एक शोरूम में सेल्समैन की नौकरी करता था। जबकि पल्लवी अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। पति की मौत के बाद ममता ने अपने तीनों बच्चों को बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया, और अब पल्लवी के दोनों भाई अच्छा कमाने भी लगे थे। दोनों भाई मिलकर घर का खर्च चलाते थे। सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ वक्त बाद पहले सुरेश की शादी हुई, और फिर रमेश ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया। और फिर एक दिन, माँ वो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा। माँ वो एक बात बहुत दिन से मेरे मन में थी, आज सोच रहा हूँ कि बोल ही दूँ आपसे। अरे इतना सोच क्या रहा है, बोल ना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मुझसे अपने दिल की बात नहीं कहेगा तो भला किससे कहेगा। माँ अब तो रमेश की भी शादी हो गई है, तो तुम्हारे पास अब नई बहू आ गई है। वो ऐसा है माँ कि दीप्ति दिल्ली जाना चाहती है। कहती है कि वहां से ब्यूटिशियन का कोर्स करेगी और फिर कहीं नौकरी करेगी। अरे पर उसके लिए दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, वो कोर्स तो वो यहाँ से भी हो सकता है ना। माँ उसका कहना है कि यहाँ आगे बढ़ने के मौके कम हैं। दिल्ली रहेंगे तो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे और फिर सभी का स्टेटस बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर कब सोचा है जाने का? बस इसी महीने के आखिर में। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। पहले अपनी पत्नी दीप्ति को कोर्स कराने के लिए सुरेश दिल्ली निकल गया, और फिर कुछ महीनों बाद ममता का छोटा बेटा भी ऐसा ही कुछ बोलकर अपनी पत्नी के साथ जयपुर शिफ्ट हो गया। अब घर में बस पल्लवी और ममता ही बचे थे। यूं ही वक्त गुजरा, और फिर पल्लवी का कॉलेज खत्म होने को आया। वो खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई भी करती थी, और साथ ही साथ अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। फिर एक शाम, कितना प्यारा परिवार था मेरा, 2 बेटे, 1 बिटिया और मैं, सब साथ में रहते थे और कितने खुश थे एक साथ। परिवार था मतलब, माँ वो अब भी आपके ही बेटे हैं। हाँ, पर अब वो मेरे बेटों से ज्यादा अपनी पत्नियों के पति हो गए हैं। देख तो रही है तू, कितनी फुर्सत है उनके पास तेरे और मेरे लिए। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तुम भी जरा समझो ना, अब वो दोनों गृहस्थी वाले हो गए हैं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। पल्लवी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि पल्लवी भी अच्छे से समझती थी कि उसके दोनों भाई अपनी अपनी शादी के बाद से बहुत बदल गए थे। और फिर एक दिन पल्लवी के कॉलेज में, हाय पल्लवी, कैसी हो तुम? फिर से क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? नहीं तो नहीं वो ऐसा नहीं है। वो तो मैं बस ये कहने आया था कि 1 महीने बाद कॉलेज का फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा। हाँ तो सारे क्लासमेट्स पार्टी करना चाहते हैं। तुम आओगी पार्टी में? देखो मेरे पास ना फालतू पैसा है और ना ही इतना वक्त, समझे? पैसे की चिंता तुम मत करो, मेरा मतलब तुम्हारा मतलब मैं समझ गई। मुझ पर ना अपने पैसों की धौंस मत दिखाओ, समझे तुम? ये अमित है। अमित शहर के बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो बहुत अमीर था, पर उसके बावजूद उसमें ना तो अकड़ थी और ना ही घमंड। वो पल्लवी को बहुत पसंद करता था, पर पल्लवी उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। कॉलेज में अमित ने कई बार पल्लवी से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पल्लवी उसे झिड़क देती थी। पल्लवी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो अब वो घर पर ही रहती थी और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बूढ़ी माँ ने एक दिन अपनी आंखें बंद कर ली, और इसके बाद पल्लवी एकदम अकेली हो गई। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ ममता को आखिरी बार देखने आए। फिर ममता के अंतिम संस्कार के बाद उसी शाम, पल्लवी अब तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी, अपना सामान बांध लो। जी भैया। पल्लवी को लगा कि उसका बड़ा भाई उसकी चिंता करता है, इसीलिए उसे अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन सच क्या है ये तो उसको पता ही नहीं था। अरे पल्लवी को हम साथ ले चलते हैं ना। पर वो तो भैया के साथ जा रही है ना, हम क्यों फालतू में जिम्मेदारी लें? उन्हें रखने दो पल्लवी का ख्याल। उफ, बड़े भोले हो तुम। ख्याल रखने नहीं बल्कि ख्याल रखवाने ले जा रहे हैं उसे। अब वो दोनों तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो फ्री फंड में घर के काम करने के लिए कोई मिल जाए तो क्या दिक्कत है? पहले माँ जी की वजह से बोल नहीं पाते थे,
पर भाभी तो बहुत पहले से पल्लवी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने एक बार सुना था उन्हें जेठ जी से ऐसा कहते हुए। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तुम भी जाकर जिद पकड़ लो कि पल्लवी हमारे साथ आएगी। अरे मैं भी तो काम करने जाती हूँ, तो मुझे भी तो किसी की मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं जाकर बोलता हूँ। इसके बाद दोनों भाई पल्लवी को अपने साथ रखने की जिद करने लगे और ये देखकर पल्लवी को अपने भाइयों पर बड़ा गर्व हो रहा था। लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि असल में उसके दोनों भाई उसे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। भैया, ऐसे तो फैसला नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक तरीका है। ऐसा करते हैं, हम पल्लवी को बारी बारी अपने साथ रख लेते हैं। 2-2 महीनों का वक्त तय करते हैं। क्यों, ये ठीक रहेगा ना? हाँ, ये सही रहेगा, ऐसा ही करते हैं। और इस तरह से हो गया पल्लवी का बंटवारा। शुरुआत में तो सब ठीक ही रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे पल्लवी के सामने उसके भाई भाभी की हकीकत खुलने लगी। वो सारे दिन घर के काम करती और फिर भी उसे हमेशा जली कटी बातें ही सुनने को मिलती। दोनों भाइयों के घर पल्लवी 2-2 महीनों के हिसाब से बारी बारी पहुंच जाती, लेकिन दोनों ही जगह उसकी कद्र नहीं थी। माँ, तुम सही कहती थी, दोनों भैया बहुत बदल गए हैं। देखो ना, भाभियों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? प्लीज वापस आ जाओ ना, प्लीज माँ। कॉलेज की पढ़ाई के बाद पल्लवी जॉब करना चाहती थी और दिल्ली जाने की बात सुनकर उसने जॉब करने के सपने बुनना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा कुछ हो पाना नामुमकिन था। दोनों भाइयों के घरों में उसे पल भर की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। पल्लवी का सारा समय इसी में निकल जाता था। बीतते वक्त के साथ रमेश और सुरेश पूरी तरह से भूल ही गए कि पल्लवी उनकी अपनी बहन है। उसकी हैसियत अब एक नौकरानी से ज्यादा थी ही नहीं। जिसे देखो वो उसे दुत्कार कर चला जाता था, और जब दूसरे भाई के घर जाने की बारी आती थी तो कोई उसे छोड़ने तक नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन पल्लवी दिल्ली से जयपुर जाने के लिए अकेली बस स्टैंड पर पहुंची। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। पल्लवी जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि अमित उसे पुकार रहा था। पता नहीं क्यों, पर अमित को देखते ही पल्लवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दौड़कर उसके पास गई। पल्लवी खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ, पर वो फौरन अमित के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी। तब अमित ने उसका सिर सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, रो मत पल्लवी, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तुम्हारे दोनों भाई। पल्लवी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अमित के चेहरे पर बच्चे जैसा भोलापन था। सच तो ये था कि पल्लवी भी हमेशा से अमित को पसंद करती थी, लेकिन पहले अपने भाइयों के डर से ही उसने अमित से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब अमित को सामने देखकर पल्लवी हर हद पार करने को तैयार थी। उसने अमित का हाथ हमेशा के लिए थामने का फैसला कर लिया और फिर हेलो, मैं अमित बात कर रहा हूँ। मैं पल्लवी का क्लासमेट था। भैया, अब आपको पल्लवी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं यहीं बस स्टैंड पर हूँ पल्लवी के साथ। इतना कहकर अमित ने फोन काट दिया और पल्लवी के दोनों भाई कुछ ही घंटों में बस स्टैंड पर पहुंच गए। और फिर अबे, तू है कौन बे? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को बरगलाने की? और पल्लवी, ठहर जा, तेरी तो आज मैं टांगे तोड़ डालूंगा। तुझे रमेश के घर जाने के लिए भेजा था ना, और तू ये कर रही है? हाँ भैया, इसके दिमाग तो आप ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन पहले इस लफंगे को इसकी औकात पे लाते हैं। हमारी बहन से शादी करेगा? अबे तेरी तो। इतना कहकर रमेश अमित पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अमित ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रमेश अब अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहा था। मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ, और ये मुझसे, और शादी के लिए इतना ही काफी है। और आप दोनों ने भाई होने का क्या और कितना फर्ज निभाया है, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों बालिग हैं, और इस लिहाज से हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, रही बात मेरी औकात की, तो रुकिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। हवलदार। अमित की आवाज लगाते ही वहाँ तुरंत पुलिस की जिप्सी आ खड़ी हुई, जिस पर लिखा था एसपी अमित राठौर। हवलदार ने गाड़ी से उतरकर अमित को सैल्यूट किया और फिर अमित और पल्लवी उस जिप्सी में बैठकर वहाँ से चले गए। अब पल्लवी आजाद थी और उसके दोनों भाई वहीं बस स्टैंड पर खड़े डर के मारे कांप रहे थे। उन दोनों के पास अब कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं था। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है।
लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग से धार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। अब कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? अब नहीं तो मतलब अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो आओ, अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार? इतना टाइम थोड़ी ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर? मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा, और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले। सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे, और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो, भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था, आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी, आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला ही मिलेगा ना। पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का,
जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। जमीन हमारी तो क्या, किसी का भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया, पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन अब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दे तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी, ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी, लक्ष्मी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला। जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।